तो मैं सारे देखने वालों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमें अभी डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं और डायरेक्ट जवाब अभी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग परेशान होते हैं कि जवाब मिलने में देर होती है या फिर वो हम तक पहुंच नहीं पाते, तो इसलिए हमने लाइव फेसबुक का सिलसिला शुरू किया है। और दूसरी बात ये है कि मैसेंजर में भी जो लोग भेजते हैं वो अगर अक्स के मैसेंजर में भेजना शुरू कर दें, और अक्स का नंबर भी है व्हाट्सएप का, उस पर भेजना शुरू कर दें, तो तब भी आपके सवालों का जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। शाइस्ता, आप अक्स का नंबर बता सकती हैं व्हाट्सएप का? मैं बिल्कुल बता देती हूँ, ये है 0333019476। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बताएं ताकि लोग लिख लें। 0333019476। तो इनके ऊपर जो हमारा प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है, बाकी है कि सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आप जैसे अभी लाइव हमारा जा रहा है, आप कमेंट्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, वो भी हम अपने प्रोग्राम में जो है वो ऐड कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं उस क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ। डॉक्टर साहब, अगर एक मर्तबा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए और फिलोपियन ट्यूब निकाल दी जाए, अभी दोबारा प्रेगनेंसी है 5 मंथ्स की, एनी प्रिकॉशन? नहीं, अब तो प्रेगनेंसी हो गई ना, अब तो जो एक्टोपिक है वो तो पहले दूसरे महीने में नजर आ जाती है और जो कुछ होना होता है हो जाता है। अब तो 5 महीने की प्रेगनेंसी है और एक ट्यूब बाकी थी, इसीलिए प्रेगनेंसी जो है वो हुई है। एक सवाल ये था, ये जाहिदुल्ला साहब ने कहा था, और एक और मुझे सवाल यहाँ पे नजर आया था। यस, चले आगे। I'm adding Miss Tasneem Ahmed, yes. अब वो ऐड तो हो रही है, देखिए अब उनकी चेहरा हमें नजर। हेलो, फाइनली मैं अली की बदौलत अपने सेल फोन से मैंने ज्वाइन कर लिया है। और मैं तमाम वक्त आप लोगों की बातें भी सुनती रही हूँ, आपको देखती भी रही हूँ, आपकी परेशानियों को भी देखती रही हूँ, और मैं ये कहती रही हूँ कि भाई मैं आप लोगों को देख और सुन रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं मुझे सुन सकते? आप पर्दे गैब में थी ना, इसलिए तो मैं पता नहीं कौन से पर्दे थे। चलो जी। अच्छा, तो अब हमारे प्रोग्राम पॉडकास्ट का तो आगाज हो गया। मैं चाहूंगी कि तस्नीम साहिबा जो है वो स्टार्ट लें। मैं बिल्कुल जी स्टार्ट ले लूंगी, जितना मैंने तंग किया आपको भी सजा गई है कि मैं स्टार्ट लूं इसमें। 2-3 चीजें थी डॉक्टर तायरा, सवालात तो खैर बहुत सारे हैं और हम वो रैपिड फायर शुरू कर देंगे थोड़ी देर में, मगर 2 चीजें मेरे जहन में, और वो सच्ची बात है कि आपकी किताबें पढ़ के ज्यादा तजस्सुस भी हुआ, मैंने बहुत ज्यादा उसको फिर कुरेदने की भी कोशिश की, खास तौर पे गैस लाइटिंग को, जो कि एक निस्बतन नई इस्तिलाह है हमारे मुल्क में। बाहर तो खैर बहुत अरसे से लिखी भी जा रही है, पढ़ी भी जा रही है, समझी भी जा रही है। हमारे यहाँ सदियों से औरतें इसका शिकार रही हैं और अभी भी हैं, और उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा आप बताएं कि ये गैस लाइटिंग का आइडिया आपको आया कहाँ से, और हमारे सुनने वालों तक, देखने वालों तक ये बात पहुंचे कि खवातीन किस बुरी तरह से इस गैस लाइटिंग का शिकार होती हैं। अच्छा, ये 2 चीजें हैं आपके सवाल के पीछे। वो जाहिर है मैं बातों में बताती जाऊंगी। मुझे है फिल्में देखने का शौक और मूवीज भी मैं यानी ये वाली नहीं देखती, कोई हर एक मूवी नहीं देखती। मैं कोशिश करती हूँ कि जो कोई रिनाउंड हो या जो कोई, तो ये गैस लाइट के नाम से एक मूवी है इंग्रिड बर्गमैन की, और बहुत पुरानी 40s के जमाने। तो मैंने पहले वो देखी हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं चूंकि साथ साथ बहुत चीज़ों पे पढ़ती हूँ मेडिकल के अलावा, शायद लोगों को इसका आइडिया नहीं है, लेकिन बट आई कीप ऑन रीडिंग कि मेरे लिए दुनिया की बेस्ट चीज़ ही रीडिंग है।
मैं समझती हूँ कि जिस दिन किताब मेरे हाथ में ना हुई वो शायद वो दिन होगा जिस दिन मैंने कब्र में जाना होगा। तो मैंने नार्सिसिज्म के बारे में पढ़ रही थी। अच्छा, उसके नार्सिसिज्म के पढ़ते पढ़ते और फिर चूंकि मैंने गैसलाइट फिल्म देखी हुई थी, तो मुझे एक आर्टिकल नजर आया जिसमें वो फिर गैसलाइट को, मुझे थोड़ा सा अंदाजा तो था लेकिन और ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया था। और उसी जमाने में मजे की बात यह है कि इस सब से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट कैसे हुई कि नूर मुकद्दम का केस हुआ था तभी उसी जमाने में। अब ये तीन चीजें जब मिली तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, इट्स लाइक द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ गैस लाइटिंग। और प्लस ये मर्डर की बात नहीं कर रही, जो सारा पहले औरतों को ये जो एक्यूज करने का जो प्रोसेस है, अब्यूज इज द सेकंड स्टेज, पहले ये एक्यूज है। और एक्यूज करने में फिर मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो हर औरत के नजर आया कि जो ही कोई बात होगी तो उसने कहा, वो कहेंगे देखा तुम ही ऐसे चलती हो। अच्छा, वो आदमी जो मुस्कुरा रहा था ना, तुम मुस्कुराई थी तो वो मुस्कुराया था, और तुमने उस तरफ देखा क्यों था? तो वो औरत तो बेचारी गड़बड़ा जाती है, हाय मैं तो वैसे ही शायद वो चिड़िया देख रही थी या पता नहीं कोई आसमान में बादल देख रही थी। तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, वो वहां पे फलाना आदमी खड़ा हुआ था, तो तुम उसकी तरफ देख के मुस्कुराई और तुमने उसको रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, और ये घर में ये पंखा क्यों खराब हुआ है? तुम ही पंखे को अच्छी तरह बंद नहीं करती हो। ठीक है, मैंने 1000 दफा कहा है कि पंखा जो है वो इतनी देर मत चलाया करो। अच्छा, ये बल्ब क्यों फ्यूज हुआ है? इसलिए कि तुम जो बटन है वो इतनी दफा ऑन ऑफ करती हो। यानी बर्डन ऑफ द सारा जो एक्यूज करने का बर्डन है वो औरत पे डालें। मैंने आपको छोटी छोटी मिसालें दी है। अच्छा, ये बच्चा पढ़ाई में क्यों नालायक है, यानी नालायक सॉरी मैं नहीं कहती, लेकिन बच्चा पढ़ाई में क्यों पीछे है? इसलिए कि तुम तो सारा वक्त अपनी सहेलियों से फोन पे बातें करती रहती हो और तुम्हें तो उस पे तुम तवज्जो ही नहीं देती हो। अच्छा, हमारे घर में ऐसा क्यों हो गया? तो मैंने फिर वो आर्टिकल लिखा था, तुम और तुम। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूंगी कि पाकिस्तानी ड्रामों में खास तौर पे डाइजेस्ट की कहानियों में तो होता ही, और डाइजेस्ट की कहानियों से ही हमारे ड्रामे बनते हैं। हर दूसरे ड्रामे में अगर किसी बच्चे या बच्ची से कुछ भी गलत दुनियावी मायनों में हो गया, कैसी माँ हो तुम, एक बच्चा नहीं संभाल सकती, कैसी माँ हो, लड़की की तरबियत नहीं कर सकती, बच्चों की मतलब कैसी बीवी हो तुम, कैसी बीवी हो तुम, कैसी बीवी हो। अच्छा, तुमसे एक मियाँ नहीं संभाला जाता, तुमसे मियाँ नहीं संभाला जाता, यानी आप बीवी हैं या कोतवाल हैं या उसकी माँ है? मैं तो अब मजे से कहती हूँ, अच्छा आप बीवी हैं या उसकी माँ है, या आप उसकी नहीं, जिसको माँ नहीं संभाल पाई तो वो कल क्या या फिर आप उसकी माँ, या फिर आपने यानी कि स्पाउसेस में दोनों में से किसी एक ने दूसरे को पटा डाल के रखना है। ठीक है, तो वो पटा डाल के ना उसको खींच के यानी चेन में रखना है कि हाय तुमने संभालना है। यानी अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई तस्वुर ही नहीं है। कभी अगर आपका मियाँ भाग रहा है किसी के पीछे तो काका है वो, उसको नहीं पता कि व्हाट ही इज इन रिलेशनशिप, बीवी है उसकी। अगर वो ये रिलेशन तोड़ना चाहता है तो मर्द बने और तोड़ के दूसरी के पीछे जाए। ठीक है, ये क्या तरीका है कि तुम, अच्छा फिर औरतें, हाय अल्लाह मैं ना जरा जल्दी से तैयार हो जाऊं तो फिर ना वो फिर दूसरी औरतों की तरफ नहीं देखेंगे, उफ अल्लाह मैं ना बड़े बाल जो है ना वो खराब हुए हैं, हाय अल्लाह डाई नहीं किए, उफ अल्लाह तो फिर वो ना आज पार्टी में जाना है तो फिर तो दूसरी औरतें इतनी आएंगी तो फिर तो वो उन्हीं को देखते रहेंगे। तो यानी उसे आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जो ही आपसे बेहतर नजर आएगी वो उसकी तरह देखना शुरू हो जाएगा। ये है आपकी औकात। और इसी को जो है वो इस्तेमाल करके खवातीन को, औरतों को जो है इतना ज़हनी दबाव में रखा जाता है, इमोशनल, बिल्कुल उन्हें। अच्छा,
मर्द तो ये नहीं सोचता कि मेरी तो इतनी तोंद बढ़ गई है, मैं जरा कम करूं वरना ये किसी स्मार्ट को देख लेगी। ऐसा क्यों नहीं होता? मैं तो गंजा हो गया हूँ, हाय पार्टी में दूसरा बालों वाला आया तो ये उसको देख लेगी। ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए कि उसको यानी उसको अलाउड है देखना, किसी के पीछे जाना, किसी को पसंद करना, किसी के साथ ठट्ठे लगाना, किसी के साथ अफेयर चलाना, किसी के साथ फ्लर्ट करना। ही इज अलाउड टू डू दैट। लेकिन दूसरी तरफ औरत के लिए ये नहीं अलाउड भी नहीं है और उसके पीछे भागना भी है। देखो मैं हूँ, नहीं नहीं मुझे देखो, नहीं नहीं, अरे आपकी ये नहीं कि आपकी हस्ती नहीं है कोई भी। और फिर मुझे आजकल एक कमेंट बहुत मिलता है फेसबुक पे, नहीं बट यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू आर लाइक दिस एंड दैट्स व्हाई यू कैन से। तो बनो ना भाई इंडिपेंडेंट। किसके, यही तो मैं कहती हूँ कि 16-18 की उम्र में दुल्हन बनने का ख्वाब और उसके ऊपर सदकेवारी होने का ख्वाब छोड़ दो। ये हाथ इससे खुद कमाना सीखो, इस हाथ को ऐसे करना मत सीखो। और अच्छा चले मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो बहुत बड़ी प्रोफेशनल हूँ, मैं अपनी माँ का क्या कहूँ। मेरी माँ सिर्फ 5 जमात पास औरत थी और वो ऐलान कहा करती थी कि अगर तुम्हारे अब्बा ने मेरे से बुरा सलूक किया होता तो मैं घर से निकल जाती। और हम लोग उन्हें हैरान होकर कहते थे अम्मी निकल जाती, क्या करती? तो कहती है लो कपड़े सी लेती, स्वेटर बुन लेती, कुछ कर लेती, बात नहीं सुननी थी। बात क्यों सुनूं भाई, मैं किस लिए सुनूं? अगर और like every woman should realize that शादी is not a master slave relationship. आप खादमा बनके, नौकरानी बनके, स्लेव बनके नहीं जा रही हैं, आपके राइट्स हैं। और मसला ये है कि राइट्स औरत को ना देना सिखाया जाता है ना बताया जाता है। तो गैस लाइटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मैंने इसीलिए इस पे मैंने बहुत डिटेल से लिखा। मेरा ख्याल है मैंने इस पे कोई 4 एक मजमून तो लिख डाले थे जोश में आके, मिसालें दे दे के कि उसमें जो गैस, अच्छा बकायदा इसके नाम है, करने वाला गैस लाइटर है और जो इफेक्ट हो रही होती है वो गैस लाइटी है। तो गैस लाइटर बकायदा दूसरे को ये बावर कराता है कि गलती पे तुम हो, ये सारा। अच्छा तुम्हें थप्पड़ क्यों पड़ा? क्योंकि तुमने आगे से मुंह खोला था, जबान ना चलाती। तो इसमें हर कसूर की वजह औरत ही है। बिल्कुल। और उसको इतना इस चीज को उसके दिमाग में हथौड़े मार मार के, क्योंकि इस वक्त मेरे भी सर के पर हथौड़े बरस रहे, ऊपर मेरे अपार्टमेंट में कहीं काम हो रहा है तो सुबह से मेरे भी सर पे मुस्तकिल ड्रिल चल रही है। तो इस वक्त जो है मुझे यही मिसाल याद आई कि हाँ वाकई में हथौड़े की तरह आप इंसान को मारते हैं, दिमाग में घुसाते हैं कि तुम्हारी औकात ये है, इससे इधर रहो, हाँ इसमें रहो और सवाल जवाब ना करो। और ये तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स में सुनने को मिलता है, अपनी औकात में रहना, अपनी औकात में रहना। औकात से निकली तो निकालूंगा घर से बाहर, उसी वक्त निकाल बाहर करूंगा। ये औकात क्या है भाई? औकात यही है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, औकात ये है कि तुम्हारी। और इस पे डॉक्टर तायरा एक बहुत ही मजे का हमने टिकटॉक देखा था जो शाइस्ता नहीं बल्कि ये देखिए ये मेरे सर के आप लोग दो सोच से मैं झूठ नहीं कह रही थी। नॉइज पोल्यूशन पुलिस कॉल करें। मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं लंदन या कहीं पे नहीं हूँ और मेरे राइट्स है, मेरे भी एज टेनेंट भी मेरे राइट्स नहीं है। नहीं मैं ये कह रही थी कि इसके ऊपर अभी एक टिकटॉक था जिसमें खातून से पूछा गया कि वो बराबरी क्यों नहीं चाहती है, बराबर के हुकूक क्यों नहीं चाहती।
तो उन्होंने एक बड़ी लंबी फहरिस्त गिनवाई थी कि मुझे क्यों चाहिए बराबरी के हकूक। मेरे शौहर की जायदाद में मेरा हिस्सा है, बाप के में हिस्सा है, भाई के में हिस्सा है, बेटे के में हिस्सा है। मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे सिर्फ अपना बैग उठाना पड़ता है, बाकी सामान बेटा या शौहर उठाते हैं। मेरे पास उनसे ज्यादा कपड़े हैं, मुझे काम नहीं करना पड़ता, उनको 24 घंटे काम करना पड़ता है। मैं जब गाड़ी खराब हुई तो मुझे उन्होंने स्टीयरिंग पे बिठाया, बेटा और बाप जो वो धक्के लगाने लगे। अगर बराबरी मांगती तो फिर मुझे धक्के लगाने पड़ते। हर जगह जाती हूँ तो लेडीज फर्स्ट। मैंने कहा वो कौन सी दुनिया में है भाई ऐसी खातून। आज अगर हस्बैंड कहे ना चल निकल, मैंने दूसरी लेकर आनी है, तो फिर मैं देखूं कि वो कौन सा हस्बैंड था जो धक्के लगा रहा था। हाँ, ठीक है। हाँ, और मतलब कहने लगी कि अगर मेरा दिल ना चाहे खाना बनाने को कि गर्मी है या मूड नहीं है तो बाहर से खाना आ जाता है। मतलब हमारे ग्रुप पे शेयर हुआ था, हम सब सोचे थे कि भाई किस कदर की खुशकिस्मत खातून है और बड़ा अजूबा खातून है। उनकी जिंदगी खाना पीना सोना कपड़े पहनना कार में बैठना, और उसके बदले में हस्बैंड से जो कहे हाय अल्लाह मेरे लिए वो इतना करते हैं, कमा के लाते हैं, फिर वो खाना मिल जाता है। अब क्या हुआ अगर 2-4 गालियां निकाल ली, और क्या हुआ अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले गए, ये तो फिर होता ही है। वापस तो घर ही आए ना, देखे ना वही ना, वापस तो घर ही आना है। वापस बीवी तो मैं ही हूँ। और हाँ तो बीवी तो मैं ही हूँ ना, तो लाइक यू सी अब इतना सा तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो ये इसे कहते हैं शादोले की चूहिया। उन खातून को मेरी तरफ से मैसेज है कि आपका दिमाग इस पे हमें सोचने के पॉडकास्ट करें और आपके साथ तो मेरी गुफ्तगू हो इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, और हम उनका जितने उन्होंने नुकात दिए हम उन सारे नुकात नुक्ता ब नुक्ता उनका जवाब दें, क्योंकि वो बड़ा मतलब एक वो टिकटॉक था। चले अब आप शाइस्ता प्लीज, लोग इंतजार कर रहे होंगे, मैंने अपनी बात नहीं अभी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा है कि आप लोगों की यही बातें तो हमें गायनी फेमिनिज्म की अवेयरनेस और इन सारी चीजों की तरफ लेके जाएंगी। लेकिन चूंकि ऑब्वियसली पॉडकास्ट में हम तौलीदी सेहत के हवाले से भी सवालात जो है वो लेते हैं, तो हमें जो व्हाट्सएप पे आपके क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं उसके अंदर आप वो सवाल हम शामिल करते हैं। मेरे कॉलीग हैं वो उन्होंने बड़े उससे कहा था कि हमें नाम नहीं लेना है। तो ये खातून है, यूरोप में रहती है, इनकी उम्र 52 साल है, वेट 70 kg है, 3 बच्चे हैं और जो सबसे आखिरी बच्चा है वो 10 साल का है और उस वक्त उनकी उम्र 41 ईयर्स थी। तो 10 साल से उनको फिर पीरियड्स नहीं हुए और इस वजह से उनको बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस का सामना है। उन्होंने बहुत अपनी तकालीफ लिखी हैं, बहुत डिटेल्ड उन्होंने अपने एक्सप्रेशन जाहिर किए हैं, लेकिन उनका सवाल जो है वो ये कह रही हैं कि क्या मैं HRT कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। और इसके फिर आगे फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे सजेस्ट कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं हार्मोन्स को बेहतर करने के लिए कभी मैंने मेडिसिन भी नहीं लिए क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। मैंने पिछली दफा जब तस्नीम से बात हुई थी और HRT पे हमारी बात हुई थी कि इसमें एजुकेटेड लोग इसको लेकर इसको फॉलो कर सकते हैं और लाजमी लेना चाहिए। इनका केस मैंने पढ़ लिया था। 41 ईयर्स के अगर पीरियड्स बंद हुए थे तो इसका मतलब ये है कि उन्हें प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया था। अगर 45 से पहले पीरियड्स बंद हो जाएं तो इसका मतलब है ये प्रीमेच्योर मेनोपॉज है। और इसमें आपको लाजमी जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी चाहिए। मुझे हैरत है कि किसी डॉक्टर ने क्यों नहीं एडवाइस की। आप शुरू कर सकती हैं। उसके लिए यूरोप में ईस्ट्रोजन पैचेस मिलते हैं, ईस्ट्रोजन पैचेस यूज कर सकती हैं। वो पैच एक मिलता है ट्वाइस वीकली के हिसाब से और उसको आप पेट या अपनी थाई पे लगाते हैं और साथ में वो मायरीना IUCD यूज कर सकती हैं। इन दोनों के मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ब्रेस्ट को फॉलो करना है वो वैसे ही फॉलो करना है। अगर हार्मोन्स ले ना लें कि एनुअल मैमोग्राम आपको करना है और ट्रांसवेजाइनल स्कैन करना है। तो और दूसरी बात ये है कि वजन 70 kg बहुत ज्यादा है, प्लीज वजन कम करें। ये चीजें जो हैं ये बॉडी पे स्पेशली मेनोपॉज के बाद और नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। देखें मैं आधा बिस्किट खा रही हूँ, आधे बिस्किट से ज्यादा मैं बिस्किट नहीं खाती। कितनी बेचारी हूँ मैं।
एक और सवाल है, इनका मैं शहद का नाम तो ले सकती हूँ, ये बहावलपुर से ताल्लुक रखती हैं और ये आपको फॉलो कर रही हैं और इसी हवाले से जो है वो आपसे सवाल कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि मार्च का सारा महीना बीमारी में गुजरा था, तो मौसमी नजला जुकाम जो 3 या 4 दिन में ठीक भी हो गया, मगर इसके बाद 2 दिन छोड़कर बुखार हो जाता है और इंतहाई कमजोरी भी रही, रोजे भी नहीं रख सकती, तबीयत ज्यादा खराब है। तो वो ये बोल रही है कि 46 साल की हैं, 3 बेटियां हैं और 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। पिछले 2 साल से हैवी पीरियड्स आते हैं, पहले 3 दिन बहुत हैवी, 4 दिन बिल्कुल बंद और फिर 5 से 6-7 दिन नॉर्मल से कम। इसके अलावा पीरियड्स डेट्स 15 से 10 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। तो ये पीरियड्स का प्रॉब्लम है और वो कह रही है कि ब्लड जो लेवल है वो 8 पर आ जाता है। कहीं रसोली का खतरा तो नहीं है डॉक्टर तायरा? वो ये जो बुखार था वो मौसमी बुखार था, मौसमी बुखार नहीं था। ये मैंने अभी फेसबुक पे भी लगाया था। कोरोना हर जगह पे है, बहुत सारे टेस्टों में भी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको फीवर हो रहा है तो समझिए कि ये कोविड या कोरोना ही है। एहतियात कीजिए प्लीज, मास्क पहनिए, वैक्सीन के साथ भी हो रहा है। आपको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इस पर डायग्नोस्टिक डीएनसी कराने की। पहले अपना स्कैन करवाएं और डायग्नोस्टिक डीएनसी करवाएं, क्योंकि 40 के बाद अगर पीरियड्स ख़राब होते हैं तो हमें लाजमी देखना पड़ता है कि आपके अंदर कैंसर तो नहीं शुरू हो रहा। और उसके बाद जब आप डायग्नोस्टिक डीएनसी करवाएं तो ज़ाहिर है किसी अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट से करा रही होंगी, तो साथ में ही अगर और कुछ नहीं है, कोई रसोली वगैरह नहीं है, फाइब्रोइड नहीं है, तो मायरीना IUCD अंदर रखी जा सकती है, जिससे हीमोग्लोबिन बेहतर हो सकता है। बहावलपुर में है तो मेरी डॉक्टर शकीला होंगी, मैं और वो निश्चर में हम लोग इकट्ठे थे, हम लोगों ने इकट्ठी रेजिडेंसी की थी। तो अच्छी डॉक्टर हैं और आप उनके पास चली जाइएगा। ठीक है। अच्छा, ये इनका नाम भी मैं नहीं ले सकती हूँ। ये कह रही है मसला मेरी बहन का है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। उनकी उम्र 35 साल है, वजन 70 किलो है, उसकी शादी को 9 साल हो गए हैं लेकिन औलाद नहीं है। जब वो 23 साल की थी तो एक दिन अचानक बैठे बेहोश हो गई थी और उसके बाद उसे हैज नहीं आया। किसी डॉक्टर को भी दिखाया, वक्ती गोलियां खाने से हैज आ जाता है। डॉक्टर ने जो गोलियां तजवीज की वो एक गोली 25,000 की थी जो कि हमारी पहुंच से दूर थी। फिर दूसरी को दिखाया, उसने कहा यूट्रस का साइज छोटा है, बांझपन है, इसका इलाज ही नहीं हो सकता। क्या वाकई इसका कोई इलाज नहीं है? इसे 15 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है कि हैज नहीं आता। अगर आपको समझ आ जाए तो वजन कम करें, सबसे बड़ी बात यह है। और शहर का नाम बता दें तो मैं बता देती हूँ कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास चली जाएं ताकि इनका तफसीली चेकअप करें। और हार्मोन्स जो हैं वो क्योंकि इनके बहुत सारे टेस्ट होना लाजिम है, जिसमें हार्मोन्स टेस्ट और स्कैन और उसके फिर अगले स्टेप पे जाके देखा जाता है कि क्यों पीरियड्स बंद हो गए हैं इस एज पे। लेकिन आप ये भी देख लें कि अगर आप दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इलाज कैसे अफोर्ड करेंगे और आप बच्चा कैसे अफोर्ड करेंगे? तो वही सवाल फिर से है कि जब आप कोई दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर बच्चा भी अफोर्ड। शहर का नाम बता दें तो किसी डॉक्टर के पास मैं बता दें। नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ अपने नाम लिखे हुए थे, तो वो मैं कोशिश कर रही थी कि वो मैं ना ही नाम लूं उनके। अच्छा, तीसरा सवाल है वो मुल्तान, नीचे ये मुल्तान आ गया है, एक खातून ने लिखा है, तो मुल्तान में है तो निश्तर हॉस्पिटल की डॉक्टर सैयदा हैं, वो भी मेरी कुलीग रही हुई है निश्तर में, आप उनको जाके चेक करवा लें प्लीज। अच्छा, डॉक्टर साहिबा ये पूछना चाह रही हैं, इनफर्टिलिटी इशू के हवाले से डिस्कस करना चाह रही हूँ। वो ये कह रही है मैं 31 साल की हूँ, एक बेटा 5 साल का है, साल पहले बच्चा पैदा हुआ और उस दिन उसकी डेथ हो गई। कंसीव उसके बाद नहीं किया, एक दफा ट्रीटमेंट भी लिया है, अब पीरियड्स भी इरेगुलर हो गए हैं, बहुत परेशान हूँ। वेट 65, हाइट 5'1". 5'1" के हिसाब से 65 जो है वो आपका वेट ज्यादा है, प्लीज इसे कम करें, 58 पे ले आएं। जो लोग भी ये कहते हैं कि वजन कम नहीं हो रहा, उनसे मैं ये कहती हूँ कि चाय में चीनी पीना छोड़ दें, शरबत पीना छोड़ दें, स्कंजबीन पीना छोड़ दें, सारी मिठाइयाँ खाना छोड़ दें और रोटी और चावल बहुत कम, ज़्यादा दालें खाएं, सब्जियाँ खाएं
तो आपका वजन जो है, और उसके बाद वॉक करें, शाम को बाहर नहीं निकल सकते तो छत पे चढ़ के करें, और यूट्यूब लगा के जुम्बा एक्सरसाइजेस करें, आपका वजन लाजमी कम होगा। इनफर्टिलिटी के लिए अभी 1 साल पहले ही आपका बच्चा फौत हुआ है, आपकी हमल जो है वो हो सकता है, लेकिन आपको उन फैक्टर्स पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा फौत क्यों हुआ, और कहीं इस दफ़ा भी ऐसा दोबारा तो नहीं हो जाएगा। तो प्लीज़ अपनी वो इश्यूज जो कि कंसीव करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन पे कंसंट्रेट करें कि अगर फिर जब आप कंसीव करेंगी तो आप अपने बच्चे की लुक आफ्टर कर सकें। ठीक है। अच्छा, ये सलमा मुराद है, उन्होंने वेट कहा है कि 88 kg है, तो अब आई सपोज कि शायद यही मैंने आपको अभी बता दिया कि 88 kg वजन बहुत ज्यादा है। बहन, मैं तो 62 पे अटकी हुई हूँ, और मैं कहती हूँ मेरा कम हो जाए उसके लिए मैं पता नहीं क्या कुछ करती हूँ। आप लोग पता नहीं 88 पे कैसे इतने आराम से रह लेते हैं, और हालांकि मैं सारा दिन काम करती हूँ। तो आपको अपनी खुराक में, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप को शुगर हो जाएगी अगर आप इतना ज़्यादा वज़न के साथ रहेंगे। आपको हर तरह की बेकरी प्रोडक्ट्स, हर चाय में चीनी, ग्रीन टी कोशिश करें, पुदीने की चाय पीना शुरू करें, रोटियां अगर 2 खाते हैं तो आधी कर दें, चावल की प्लेट अगर इतनी बड़ी खाते हैं तो उसको इतनी सी कर दें, और उसमें ज़्यादा सी दाल डाल के खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, अगर महंगाई है तो सब्जियां घर में उगाएं, गमलों में उगाएं, और चलें बहुत करना। अच्छा, ये डॉक्टर तायरा, वैसे तो आपने बता दिया, लेकिन वो ये कह रही है कि भावलपुर या लोधरा में कोई अच्छी डॉक्टर, तो आपने डॉक्टर शकीला का कहा है, अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं। नहीं, डॉक्टर शकीला को दिखा लें। डॉक्टर शकीला को। अच्छा, फिर डॉक्टर है नाहीद फातिमा भी हैं, प्रोफेसर नाहीद फातिमा और प्रोफेसर शकीला। नाहीद फातिमा मेरी सीनियर थी और शकीला मेरे साथ थी, तो दोनों को दिखा लें, बहुत अच्छी कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं। अच्छा, फेमिना इमरान कह रही हैं कि 80 ऑल्सो टू मच फॉर 5 to 5 हाइट, वेट क्या हाय हाय, हाइट। मेरा 5'2" हाइट है, और मैं अपने आप को, जिस दिन मैं 80 की हुई ना, मैं खुदकुशी कर लूंगी। अच्छा, अरे मुस्कान कह रही है 80 में तो आपको ना कुछ पहना हुआ अच्छा लगेगा, ना चलना अच्छा लगेगा, ना उठना अच्छा लगेगा, ना बैठना। खुदा के लिए 60 kg पे आ जाए, 60 kg पे आ जाए। अच्छा, वैसे लोग ना हाइट से कैसे जस्टिफाई करना शुरू कर देते कि अच्छा हाँ इसके अभी साथ तो थोड़ा कह रही हैं कि 5'5" है, 5'5" भी है तब भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मुस्कान कह रही हैं, फेसबुक पे हमारे पास क्वेश्चन है, वो ये कह रही है डिलीवरी के बाद पेट बढ़ गया है, इसका क्या करना चाहिए। तो नहीं खानी थी ना पंजीरियां और नहीं खाने थे वो सारे हलवे मांडे जो अम्मा और सास सामने ला के रखती हैं। और ज्यादा खुराक जो है वो आपको प्रेगनेंसी में भी नहीं खानी चाहिए। जो ये कॉन्सेप्ट है कि हमल हुआ है तो आप बहुत ज्यादा खाते हैं, खाएं हेल्दी डाइट खाएं, यानी आप अपनी उसमें कीमा खाएं, गोश्त खाएं, सब्जियां खाएं, मुनासिब सा फल फ्रूट खाएं। ये नहीं कि आप दिन रात उसमें आइसक्रीमें खाते रहें और बिरयानियां खाते रहें और हलवे खाते रहें, तो फिर तो पेट में जिस्म का सबसे जहाँ पे इजी टारगेट है चर्बी के लिए वो पेट है। तो इससे बच्चा पैदा होने से कुछ नहीं होता। बहन, ये आपने जो सब कुछ खाया है वो चर्बी बन के आपके पेट में जमा हो गया। अब जो मैंने आपको डाइटिंग के तरीके बताए हैं वो कर लें। और डॉक्टर तायरा ये भी बहुत कहती हैं कि 3 महीने उबली हुई सब्जियां खाएं तो उससे भी आपका जो है वो फर्क पड़ सकता है। एक्सट्रीम है, वो एक एक्सट्रीम हाँ। है। उसमें मैं कहती हूँ मेरा नाम बदल देना अगर वजन ना कम हुआ तो। डॉक्टर अच्छा तायरा की बजाय डॉक्टर डॉक्टर सायरा कर देना या मायरा कर देना। अच्छा, डॉक्टर तायरा, ये सवाल है हमारे पास, वही कह रही है कि वैक्यूम और फॉरसेप्स से उनकी डिलीवरी हुई थी, पहली डिलीवरी, और बहुत ज्यादा स्टिचेस आए थे। अब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हूँ तो क्या नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब डिलीवरी नॉर्मल मुमकिन नहीं बल्कि सिजेरियन होगा। नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क है, दूसरी प्रेगनेंसी में गैप भी कम है, प्लीज अब बताएं मेरे लिए हाँ, बेहतर सिजेरियन ऑप्शन करा क्या लें है। बहन। आपको वैक्यूम और फॉरसेप्स और इतने स्टिचेस करवा के अभी तक आप सेटिस्फाइड है उससे,
मेरी पहली डिलीवरी सिर्फ फॉरसेप्स डिलीवरी थी और उसके बाद मैं इतनी अपसेट थी कि मैंने फिर अपने अगले दोनों बच्चे जो हैं वो इलेक्टिव सिजेरियन से कराए। तो क्या ज़रूरत है इतनी तकलीफ काटने की कि आप पूरी दर्दे भी लें और उसके बाद तरह तरह के औजार लगवा के बच्चा बाहर निकालें और उसके बाद ढेरों वजाइना पे टांके भी लगे। सीधा सीधा जाओ, ऑपरेशन कराओ और बच्चा हाथ में लो और घर वापस आओ। चले जी, अगर उन्होंने सुन लिया। वैसे डॉक्टर तायरा ये भी कहती हैं कि जब आप हमसे सवाल पूछते हैं तो प्लीज आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर उसको फॉलो अप लेते रहें। अक्सर ये होता है कि आप सवाल पूछ लेते हैं और फिर जवाब जो है वो आपको नहीं मिलता है। तो कोशिश हमारी ना, यानी आप देखें इनका ख्याल ये है, मेरे मैसेंजर में जैसे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है, और हर बंदे का ख्याल ये है कि ये यूं ही मैसेंजर में सवाल लिखेंगे, मैं उसी वक्त कूद के मैसेंजर में आऊंगी और उनका जवाब लिखना शुरू कर दूंगी, ठीक है। जैसे मेरा और दुनिया में मैं किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, फिर एक और बात यह है कि जब मैं जवाब देती हूँ तो मैं एक मुख्तसर जवाब लिख सकती हूँ, मैं उसका सवाल दर सवाल का जो जवाब है वो नहीं दे सकती कि अगर मैंने एक जवाब दिया है तो उसका आएगा नहीं ये तो ऐसे है। अच्छा, अगर मैंने उसका भी दे दिया, अगर मैंने उसका नहीं इसका ऐसे है, तो आपको मैं मैसेंजर में कैसे सारा कुछ पढ़ा दूं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन ज्यादा करें ताकि जब आप मुझसे सवाल पूछें और मैं आपको मुख्तसर जवाब दूं तो आपको समझ आए। दूसरा गिला मेरा ये है, मैं कह के थक गई हूँ माहवारी के सवाल, माहवारी पे पढ़ लें। एंडोमेट्रियोसिस जो है उस पर मैंने इस किताब में पूरा एक बड़ा मजमून लिखा है। एडिनोमायोसिस पे मैंने एक बड़ा मजमून लिखा है। पीसीओ पे मैंने इसमें 3 मजमून लिखे हैं और उसके बावजूद आप मुझसे पूछते हैं पीसीओ पे बताएं, एडिनोमायो। यार आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। सारा का सारा हलवा मैं आपके मुंह में नहीं डाल सकती। ये बना के मैंने आपकी खिदमत में हाजिर कर दी है। अब आप कपड़े, डिजाइनर्स के कपड़े और उनको फॉलो करने और जो कुछ भी वो करने की बजाय थोड़ा सा वक्त निकालें और रोज का एक मजमून पढ़ें ताकि आपको पता चले। और इसमें मैंने पूरी की पूरी माहवारी की एनाटमी, माहवारी में क्या होता है क्या नहीं होता, वो बयान कर दिया। 52 मसले हैं। तो अगर आपकी माहवारी का मसला, मेनोपॉज भी इसमें है। बहुत सारे लोग मुझे कह चुके हैं कि मेनोपॉज में लिखें, इसमें मेनोपॉज भी है। अच्छा, अब जैसे आज एक और खातून ने लिखा है कि 41 पे पीरियड्स खत्म हो गए, प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी इसमें है कि जब अंडे वक्त से पहले मर जाए। क्या क्या नहीं है इसमें, ये जंबील है, जादू की पुड़िया है, आपके सारे माहवारी के मसलों का हल है। और खुदा के लिए ये ना समझे कि मैं ये 500 रुपए की किताब बेचने के लिए ये आपकी पूरी दास्तान डाल रही हूँ। इस 500 की किताब अगर आप खरीद लेंगे ना तो मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अच्छा, मैं बहुत जल्द ये करूंगी कि मैं माहवारी के सवालों के जवाब किसी का नहीं दूंगी और मैं कहूंगी पहले पढ़ के आओ और फिर पूछो। इतना गुस्सा करती हैं और इतना अच्छा भी यार मुझे समझ नहीं आती मैं अब आपसे सवाल करूं या मैं क्या करूं। बात सुनो, इतना हंस के गुस्सा तो सबको बर्दाश्त करना चाहिए। मैं को आग शोले बरसा रही हूँ, मैं तो साथ में मुस्कुरा के कह रही हूँ। मुस्कुरा के मार दे। इसीलिए तो वो जो एक दफा आपने वो कहा था ना, आपको कोई क्वेश्चन आया था शादी का, कोई प्रपोजल, तो ये इसी हंसी के अंदर चला जाता है। अच्छा डॉक्टर, अच्छा एक और बात, इतने लोग मुझे ये कहते हैं अपना नंबर दें आपसे बात करनी है, अपना नंबर दें आपसे बात करनी है, अपना नंबर दें आपसे बात करनी है। या खुदा, आप जरा मेरी जगह अपने आप को रख के सोचें कि अगर पाकिस्तान के 22 करोड़ में से 2 लाख भी मुझे ये चाहें कि उन्होंने मुझसे बात करनी है, तो इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? इट्स नॉट, ठीक है। और इट्स नॉट, मतलब फोन पे मैं अगर मैदान में उतर ही आई हूँ आप लोगों की मदद करने के लिए, तो खुदा के लिए मुझे मैदान में रहने दें। मेरी इतनी चीर फाड़ मत करें।
कि मैं कहूँ कि या अल्लाह मेरी तौबा, मेरी अम्मी की भी तौबा, मेरे अब्बा की भी तौबा। अच्छा, कहाँ तक बताया आपको, है ना। अच्छा, ये चूंकि हम प्री मेच्योर मेनोपॉज की बात कर रहे थे, तो कोई सिम्टम्स कोई अगर जाहिर हाँ। हो, क्योंकि ये खातून कह रही थी हमें नहीं पता चला, तो अगर आप अच्छा, बता सकें। प्रीमेच्योर मेनोपॉज में सबसे पहले तो माहवारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आपको जाहिर है बॉडी एक्स होंगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, हॉट फ्लैशेस जिसे हम कहते हैं कि एकदम गर्मी लगी और एकदम आप बीपी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सेक्सुअल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होएगा, गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। और लोग समझते ही नहीं है कि ख़वातीन को 50 के बाद इतनी एंजाइटी और इतनी इरिटेबिलिटी क्यों होती है, कि वो एक फेज से गुजर रही होती है। तो इन सब का हल, अगर आप हार्मोन्स नहीं लेना चाहते, क्योंकि हार्मोन्स लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, हार्मोन्स सिर्फ वो लोग ले सकते हैं जो उसको एक तो अफोर्ड करते हो, हार्मोन्स महंगे हैं, और दूसरा ये कि वो उसको मॉनिटर कर सकते हो। तो मॉनिटरिंग महंगी है, ब्रेस्ट मॉनिटरिंग, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड वो होता है जो अंदर से किया जाता है, यानी वजाइना के अंदर प्रोब डाल के किया जाता है, वो महंगा है। तो तीसरा ये है कि आपकी हड्डियां जो हैं उसको ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। पैप स्मीयर आपने करवाना होता है ताकि यूट्रस के जो मुंह का सर्विक्स है उसका कैंसर ना हो। तो ज्यादातर लोग, आई एम श्योर, ये इवन जो एवरेज क्लास है वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उनके लिए ये है टिप नंबर 1, वजन कम करें। वजन ज्यादा आपको ज्यादा मुश्किलात का शिकार करता है, आपके जॉइंट्स पे ज्यादा वजन डालता है। दूसरा ये है कि आप सोया डाइट अपनी जो है वो ज्यादा कर दें। ये जो बीन्स होती हैं इसको आप डेली तकरीबन आप अपनी खुराक में शामिल करें। सोया मिल्क भी आता है, लेकिन जाहिर है महंगा होगा, उसका मुझे नहीं पता कि उसकी क्या प्राइस है पाकिस्तान में, वो हेल्प करता है। फिर ये है कि एक्सरसाइजेज में अपने आप को इन्वॉल्व करें, वॉक करें, जैसे मैंने आपसे कहा था जुम्बा करें, स्विमिंग कर सकते हैं, जाहिर है सारे नहीं कर सकते, लेकिन अगर कर सकते हैं तो करें। कैल्शियम की टैबलेट्स खाएं, हीमोग्लोबिन अपना इम्प्रूव करें, और अपने इंटरेस्ट की कोई चीज ढूंढें जो आपको खुश करे। अगर आप किसी जमाने में फिल्म्स देखने के शौकीन रहे हैं तो फिल्म्स देखना शुरू करें। अगर आप किसी जमाने में किताबें पढ़ने के शौकीन रहे हैं और हालात ने सब कुछ आपसे छुड़वा दिया है तो प्लीज एक दफा दोबारा शुरू करें। अगर आप थोड़ा सा घूमने फिरने के शौकीन हैं या दोस्तों से मिलने के शौकीन हैं तो दोस्तों से मिलना शुरू करें, कॉफी पीने पे जाने, कॉफी डेट बनाएं अपने दोस्तों के साथ। मुझे पता है कि एवरेज मिडिल क्लास के लिए ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुदा के लिए टीवी ड्रामों के आगे से उठ ये और अपनी जिंदगी को थोड़ी सी पॉजिटिविटी ऐड करें। अच्छा, कोई स्किल सीखना शुरू कर दें बाबा, नेटिंग सीखें, स्टिचिंग सीखें, और कढ़ाई सीखें। और ये निटिंग और एम्ब्रॉयडरी बहुत सूदिंग है, क्योंकि मैंने निटिंग नहीं की मगर मैंने एम्ब्रॉयडरी बहुत की, स्टिचिंग बहुत की है। ये बहुत मजेदार चीजें होती हैं कि जब आप एक कपड़ा लेके और काट के और सी के आप पहनते तो हो ये आपने, और डिजाइन अगर आपने इसमें कोई डाल दिया तो मजा ही है। वो जो खातून है ना जो कह रही थी कि मुझे क्या करना पड़ता है, इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट It is. that you know something, you can do something except cooking, and cooking तो एक ऑटोमेटिक चीज है जो हो जाती है। लेकिन जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, जैसे मैं आपको अपनी अम्मी का बताऊं, मेरी अम्मी बहुत अच्छे कपड़े सीती थी, इतने अच्छे कि आप सोचें कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी और मैं कपड़े पहन के जाती थी तो पूरी क्लास मुझसे पूछती थी कि ये कपड़ा किसने सिया है। और मेरी अम्मी मैचिंग स्वेटर्स बनाती थी। और सोचिए अम्मी में ये स्किल इस हद तक थी कि वो कहती थी कि अगर सड़क पे कोई आदमी मेरे आगे चल रहा हो या कोई औरत चल रही हो और उसके स्वेटर का डिजाइन मुझे पसंद आ जाए तो मैं थोड़ी देर उसके पीछे पीछे चलती हूँ और डिजाइन नोट करती हूँ और घर आके उसको बनाती हूँ और वो बन जाता है। यही है ना सारा, कि आप
दिमाग को मसरूफ रखना, जहन को मसरूफ बिल्कुल। रखना, खुशी महसूस करना फिर उसमें। That's why my mother was a happy, lively person even in her 80s. मेरा ख्याल है शायद मैं, और घूमने फिरने की शौकीन, और शाम को अब्बा बैठे रेडियो सुन रहे हैं और वो कह रही हैं अच्छा मैं फिर फलानी के घर चली हूं, जरा चाह पिया हुआ, ठीक है। यहाँ सबको मुश्किल बड़ी होती है, हाय हाय मियाँ को काबू करना है। वो नहीं काबू आता, जब उसको जाना होगा वो चला जाएगा। अच्छा, शुमाइला असद हैं, वो पूछ रहे हैं मुझे रैपिड लाइनर प्रोग्रेशन के लिए कोई मेडिसिन बता दें। रैपिड लाइनर, हाँ प्रोग्रेशन के लिए, ये कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। ये क्या है रैपिड लाइनर प्रोग्रेशन? पता नहीं, अगर आपको नजर, अच्छा चले ये खुद हम एक्सप्लेन। शायद उन्होंने टाइपिंग में कोई गलती कर दी है। और दूसरी बात ये है कि हाँ मैं मेडिसिन बाज़ दफ़ा जनरल सी मेडिसिन, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे भी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप जाके मेडिकल स्टोर से कुछ भी खरीद लें। इन मुल्कों में तो जाहिर है हर चीज़ सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से आती है, लेकिन बहरहाल मैं जनरल सी मेडिकेशन तो बहुत लोगों को बता सकती हूँ और उससे मैं हेल्प कर सकती हूँ। जैसे मैंने अभी ईस्ट्रोजन और मायरीना का बताया है। तो अगला सवाल वो कह रहे हैं कि जो ओवरसीज पेशेंट्स देखती हैं। हाँ मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैं देखती हूँ। देखती हैं, तो वहाँ ऐसा कोई मसला? मैं मस्कत में रहती हूँ। मैं वैसे तो गवर्नमेंट जॉब है मेरी, लेकिन जैसे पाकिस्तान में लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं इस तरह मैं यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। ज्यादा नहीं करती, सिर्फ एक दिन करती हूँ। हालांकि लोग कहते हैं ज्यादा, लेकिन मैं थोड़ी सी खाली प्रैक्टिस के लिए अपनी जिंदगी नहीं रखती, मैं थोड़े से और काम भी करती हूँ, तो इसलिए थोड़े से नहीं बस कर लेती हूँ। लेकिन ये कि एक दिन मैं करती हूँ और कॉम्प्लिकेटेड सिजेरियंस करती हूँ, कॉम्प्लिकेटेड हिस्टेक्टमीज करती हूँ, फाइब्रॉइड्स के लिए ऑपरेशंस करती हूँ। और बल्कि मुझे एक दफा एक आइडिया आ रहा था कि सारी ये दुनिया जो अब मुझसे नुस्खे लिखवाने के वो है पीछे, तो भाई ठीक है, हम अगर कभी पाकिस्तान आए तो आप हमसे करवा लीजिएगा सिजेरियन और हिस्टेक्टमी और मायोमेक्टमी, अगर आपको मेरे ही हाथों से चाहिए तो हम तैयार हैं। क्यों तस्नीम, कराची में आपके घर में लाइन लगवा लेंगे। बिल्कुल, कराची में, इस्लामाबाद में, आप जहाँ चाहेंगी वहाँ हो जाएगा काम। बिल्कुल ठीक है। और लाहौर में अच्छा, मेरा अपना वो है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक और सवाल है, वो ये कह रही है कि ये मेरी बहन का मसला है, वो इस्लामाबाद में रहती हैं। मेरे साथ तो ये जुल्म हुआ कि फ्राइड आइटम्स खाने से मेरे फाइब्रॉइड्स की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। उनको बड़े पेशाब का बहुत तकलीफ है। वो कहते हैं काफी देर उनको वॉशरूम में बैठना पड़ता है और फिर उसकी वजह से वो काफी घंटों के बाद उनको जो है वो रफ़ा हाजत जो है वो उनकी खत्म होती है। लेकिन यह कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मतलब मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है। तो ये खाते क्यों हैं मुझे ये समझ नहीं आती। आप सोचे रमजान चल रहा है, मैं पकोड़े मेरे घर में नहीं बन रहे और ना ही समोसे बन रहे हैं, ठीक है। मेरे नेबर में मेरी फ्रेंड रहती है, उसने 2 दिन मुझे पकोड़े भेजे, तीसरे दिन मैंने से कहा बहन ये माफी दे दे मुझे पकोड़े नहीं भेजना। गो के मुझे पकोड़े खाने का बहुत शौक है, ठीक है, लेकिन आई नो दैट आई कैन नॉट हैव पकोड़ा डेली। अगर मैं रोज पकोड़े खाऊंगी ना तो फिर पकोड़ा ही बन जाऊंगी। तो तो फिर आप जो फ्राइड आइटम्स खाती हैं उसी की जैसे कॉन्स्टिपेशन है, आपको हेल्दी डाइट खानी है। मैंने एक दफा किसी से पूछा कि आप खाने के साथ सलाद खाती हैं? उन्होंने कहा हाँ खाती हूँ। मैंने कहा कितना? वो 1 प्लेट बनता है उसमें से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, सैलड खाने का ये तरीका नहीं है। सैलड खाने का मतलब ये है कि 2 बड़े खीरे, 2 बड़े टमाटर, 2 और बहुत सारी रेडिश मूलियां और इतने सारे सलाद के पत्ते, और इसके अलावा आप उसमें जो भी डालना चाहें, यानी अपने उसके मुताबिक, जैसे ब्रोकली डाली जा सकती है, प्याज डाले जा सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप इतना बड़ा प्याला खाने से पहले खा लें तो मुझे बताएं तो आपके पेट में जगह रहेगी? फिर तो भूख ही नहीं रहेगी। बिल्कुल। और उसमें जैसे आपने कहा है कि सोयाबीन डाल सकते हैं आप, फलियां जो होती हैं उबाल के वो डालें।
आप ये जो चने बिल्कुल। होते हैं हाँ, काले मुझे और वो सफेद, फलियां भूल गई। हाँ बिल्कुल। सफेद और काले चने उबाल के वो डाल दें। इवन अच्छा, कच्चे मैं क्या करती हूँ कि मैं उसे ग्रिल करती हूँ सारी, यानी सारी सब्जियां जो हैं ये वाली, यानी बीन्स हैं, ब्रोकली है, खीरे वगैरह तो नहीं, लेकिन इन सबको आप विदाउट ऑयल आप फॉइल लगा के ग्रिल कर लें। और उसके बाद आप जब ये इतनी बड़ी प्लेट, इतना बड़ा प्याला आप अपने पेट में डालेंगे, तो उसके बाद आपके पेट में जगह रहेगी कि आप उसके बाद उसमें पकोड़े डालें, समोसे डालें, फ्रेंच फ्राइज डालें और पता नहीं क्या क्या। तो दिस इज द वे टू मेंटेन योर वेट एंड योर वेल बीइंग। खवातीन, प्लीज जिंदगी गुजारना सीखिए और अपने ऊपर इन्वेस्ट करें रादर कि आप दूसरों को खुश करने में। खुदा के उस लिए। औरत जब तक तस्नीम डिजिटल स्टोरी नहीं बनाएंगी हमें सुकून में आएगा। नहीं, उसमें तो मैंने एक मैं एक सड़क रही हूँ, मैं चीज जवाब पे जवाब ढूंढ रही हूँ, उनके हर नुक्ते का बस जवाब। हो जाए हाँ। कि जब तक मैं वो तो जो हैरान है, और परेशान, मतलब वो इस कदर खुश हैं कि उन्हें काम नहीं करना पड़ता, वो इस कदर खुश हैं कि उनके मियाँ जो हैं वो गाड़ी को धक्का लगा देते हैं, वो इस कदर खुश हैं कि उन्हें खाना बाजार से आ जाता है। मैंने कहा मुल्क की 70% आबादी हमारी देहातों में रहती है, वहाँ पे बाजार और का खाना, नहीं, और जो आबादी इतना हमारी देहात गंदा में बाजार का खाना। सुबह 5 बजे उठती है, 4 बजे औरत, और रात को सोती है सारा काम करके, मतलब उसके हुकूक और सारे घर का काम करके उसके बाद मियाँ के बिस्तर पे भी हाजिरी देती है। नहीं, सारे और घर का वो काम कहती करके उसके मुझे बाद मियाँ के बिस्तर पे भी हाजिरी देती है। बाप की जायदाद, बेटे की जायदाद, भाई की जायदाद, शौहर की जायदाद, सब में से हिस्सा है। यहाँ पे हिस्से के लिए लोग कुरान से शादी करा देते हैं, लोग बेटियां मार देते हैं, बहनों को मार देते हैं कि हिस्सा ना देना पड़े। मतलब मैं तो तड़प रही हूँ किसी तरह से कितनी हमको। लकी है, कितनी लकी खातून है वो, जो लहक लहक के वो पोइट्री पढ़ी अभी आपको फॉरवर्ड करेंगे अच्छा, ताकि आप और अच्छा महजूज। सुने जी जी। शौहर की जायदाद में 8वां हिस्सा, ठीक है, बिल्कुल। और बाप की जायदाद में से आधा हिस्सा वो भी अगर आपका भाई देने पे राजी हो जाए, वरना वो भी मुझे एक आया हुआ था कि एक खातून कह रही है कि उन्होंने जबरदस्ती लिया तो उनकी माँ आज तक नाराज है। अब्बा तो चल बसे थे, माँ नाराज है कि भाइयों से हिस्सा क्यों लिया, ठीक है। बहनें माफ और करती, बहनें बेटे तो की फौरन जायदाद माफ में से भी करती क्या हैं। आप लेंगी उसके, यानी कि खुदा के लिए उसको, उसके बच्चों के लिए कुछ रहने दें। और यानी कि आप सिर्फ ग्रैब करने के लिए खुश हैं। यानी मैं तो ये कि हाय एदिकुल बिल्लाह आप भी पूछता अगर आप ही की और करा लकीर बैठ के ना सब तरफ सोप से मिल कोपरा भी रहा देखो, है। ठीक है, और बैठ के ना खाती रहो। दिस इज योर लाइफ। हाँ, अच्छा, नहीं, दिस इज मेरे योर पास लाइफ। जूते ज्यादा यानी हैं, इधर मेरे कुछ पास नहीं है, कपड़े, बस यहाँ मैं बहुत है अच्छे कपड़े और पहनती यहाँ है। हूँ, तो बस सर पीटने को दिल हाय कर हाय, रहा है अगर ना ये आज मियाँ लेके देने से इनकार कर दे तो, और अब्बा लेके देने से इनकार कर दें। अब्बा तो अब पता ही होंगे कि नहीं, लेकिन अगर इनमें से एक भी मेल आपको जूते, कपड़े, खाना, छत देने से इनकार कर दे तो इट्स वो अच्छे हैं जो आपको सब कुछ लेके दे रहे हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर वो देने से इनकार कर दें तो आप कहाँ जाएंगी? और ये कोई नई बात नहीं है कि प्लान जो भी औरतें नहीं, घरों से उन्होंने कहा निकलती कि हैं भी मुझे और नहीं। काम जिनके करने की हस्बैंड, जरूरत ही और नहीं है। बेसिकली औरतें हाँ, तो उनको इसलिए जरूरत नहीं है ना कि आप यही मैंने पहले कहा था। लेकिन बहुत सारी औरतें एक्सप्लॉइट इसलिए होती हैं कि हाय अगर इसने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। मुझे अभी एक बच्ची ने मैसेज किया था कि मेरे माँ बाप ने कहा है कि हमारी और भी हैं तो हमारे पे बोझ ना डालना। अच्छा, बच्ची का मैसेज ये था कि मैं बल्कि वो इसी पे जवाब दे देती हूँ कि मेरी शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि शादी के फौरन बाद में कंसीव कर लूँ और मेरे हों भी ट्विंस। तो मैंने कहा बेटा आपको क्या श्योर है कि हस्बैंड अच्छा आदमी होगा? नहीं, मेरे पे बड़ा प्रेशर है। तो यानी शादी से पहले ही प्रेशर पहुंच गया कि जाते ही हम अलोन है, यानी कि और गए फिर ट्विंस क्यों होने? हाँ, ट्विंस के लिए दवाई मैं बताऊं, ठीक है। और आप देखें, और यानी कि आप गए, शादी हुई,
बातचीत हुई नहीं, ठा करके इंटरकोर्स किया, प्रेगनेंसी हुई, ट्विंस, और चलो जी। तो अगर आपका हस्बैंड अच्छा आदमी ना हुआ, अगर उसने साथ में लगाई आपको 6 चपेड़े, फिर वो ट्विंस लेके बैठी रहिएगा, ठीक है। अगर आपने आज हम इसी पे खत्म करते हैं, हमारा प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने वाला है। तो शाइस्ता, आप दोबारा से आप सारे नंबर बताइएगा। डॉक्टर ताहिरा, आज का बहुत अच्छा सेशन रहा। मैंने ठक ठुक के वक्त जरा सा अपना ये ऑफ कर दिया था, क्योंकि हथौड़े में नहीं किधर चली गई है खादी। माइक भी नहीं ऑफ किया, कैमरा उस तरफ कर दिया। मजा बहुत आया। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर ताहिरा। मैं नंबर दोहरा देती हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 033। कि हम आज 3 लाइव बातें कर रहे हैं, और लाइव हाँ, दोबारा से ऐसा बताना, अच्छा, ताकि लोग ठीक है जी। 0333019476। और हमें बहुत से लोगों ने मैसेज किया। सैयद साकिब शाह ने हमें मैसेज किया, थैंक यू ब्रदर, आपका डेफिनेटली हमने देखा है कि जायदाद नहीं देने के लिए गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। और जिन खातून का हमें मैसेज नहीं समझ आया, अगर वो दोबारा से टाइप कर दें, हम डॉक्टर ताहिरा से उसका जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। ये एक और सवाल का जवाब, मैं सिर्फ एक और सवाल का जवाब मैं चलते चलते दे दूं, जिससे मुझे पता चल जाता है कि आप लोग मुझे नहीं पढ़ते। अगर 4 साल तक लिखने के बावजूद और मुसलसल फेसबुक पे बकबक करने के बावजूद अगर लोग मुझसे पूछें कि आप पिंडी में रहती हैं, आप लाहौर में रहती हैं, वी वांट टू विजिट यू, वेयर इज योर क्लिनिक, तो इससे मुझे पता चल जाता है आप मुझे नहीं पढ़ते। डॉक्टर ताहिरा मस्कत में रहती है, लोगों मुझे पता चल जाता है कि आप लोग यानी इधर से सुनते हैं और इधर से गायब, ये सुनते ही नहीं। ये मैं कभी कभार विजिट करती हूँ, और उस विजिट करने के लिए मैं हंस रही थी, सुनते ही नहीं है, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, क्या तीनों लगी हुई है बक। हाँ, साढ़े काम निकाल दी, कोई कपड़े शपड़े दिखाओ, इतने नवे डिजाइन आए ना, तो दिखाओ। फिर भी गला कर दे रही। अगले हफ्ते मुलाकात होगी 3 बजे फेसबुक लाइव पे। चलती है ना फेसबुक पे, ब्रांड स्टोरीज चलती है ना फेसबुक पे, ठा कपड़े खुल रहे होते हैं, नीचे ऑर्डर आ रहे होते हैं, मेरा भी। तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ कपड़े थोड़ी बेचने हैं जे सानू कोई और ना सुने। चलें जी, अगले हफ्ते 3 बजे गौर से सुनने के लिए जरूर हमारा पॉडकास्ट। ब्लैक होल। थैंक यू सो मच जी, खुदा हाफिज।